तो एक बहुत फेमस कोटेशन है जे कृष्णमूर्ति जी से, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। मतलब जो देखने वाला है, दृष्टा, और जो दिखता है, तो वो एक ही है। मतलब द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जो दृश्य है वही दृष्टा है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है? ऐसा एक दोस्त ने पूछा। तो इसका इससे बहुत डिबेट हो रही है कई सालों से, और उनके साथ कृष्णमूर्ति जी के साथ जो लोग 30-35 साल तक भी रहे, तो वो भी कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं कि इसका एग्ज़ैक्ट मीनिंग क्या हो सकता है। तो भई मैं अपने काम का जो मीनिंग मैंने लगाया, मैं वो बताऊँगा। एक तो ये बोल रहे हैं कि जो असली सत्य है, उसको हम नहीं देख पाते, वो जैसा है। क्योंकि हमारे मन में पहले से जो धारणाएँ हैं, हमारे ब्रेन में जो मेमोरी है, और उससे जो अहंकार बना है, हम उससे देखते हैं, पुरानी जो डेफ़िनिशन्स हैं। कहने का मतलब है कि अ, मान लीजिए हस्बैंड-वाइफ हैं, और कल रात को लड़ाई हुई थी। अब सुबह जो है, वो पत्नी नाश्ता बना रही है, और पीछे से पति जी आ गए कि भाई चाय बन गई। फिर मुड़ के जैसे देखा पति जी को, तब वो पति जी को नहीं देख रही है। वो पता नहीं क्या-क्या देख रही है उस आदमी में, पिछला जो इतिहास है, और कल शाम को जो लड़ाई हुई थी थोड़ी बहुत, उस सारे का जो स्क्रीन है, एक प्रकार से जो बादल है विचारों का, उसमें से देख रही है। वो आदमी इस क्षण में जैसा है, वैसा नहीं देख रही है। और ऐसा ही पति जी के साथ हो रहा होगा। पति जी शायद मूड देखने आए कि इस समय कैसा है, क्योंकि पति जी भी पिछली याद से मुक्त नहीं है। पति जी के जो दिमाग में है, वो पत्नी की पुरानी जो परिभाषा हो रही होगी, प्लस अभी की जो ताज़ी-ताज़ी याद है, कल शाम की लड़ाई की। और कि ये कि हम हमेशा करते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं, तो उसमें ये विचारों का स्क्रीन है, किसी भी चीज़ को। पेड़ को देख रहे हैं, तो पेड़ की जो इस समय शोभा है, जैसा पेड़ है एक्चुअली, उसको नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो विचार हैं, तो कहने का मतलब कि जो दृश्य आप देख रहे हो, वो आपकी जो विचारों का आवरण है, आप उसको देख रहे हो, उस आवरण को आरोपित कर रहे हो उसपे। एक बार एक बहुत पहले जब नए-नए टेलीस्कोप बने और ये नई-नई गैलेक्सीज़ को देख रहे थे, तो किसी के टेलीस्कोप में एक बुलबुला रह गया, काँच के अंदर रह जाता है ना बबल, हल्का-सा। अब जब वो देख रहा था, तो उस बबल को गैलेक्सी समझ बैठा। तो उसने कहा, भई एक और गैलेक्सी दिख गई मुझे, एकदम राउंड शेप है उसका, और ये है, वो है। छानबीन करके पता चला कि वो गैलेक्सी नहीं देख रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि कितने हज़ार लाइट ईयर्स दूर है। एक्चुअली वो तो उसी काँच पे एक बबल था। तो अ, जो भी हम देखते हैं, उसमें ये मिलावट आ जाती है। इसको कृष्णमूर्ति जी कंडीशनिंग बोलते हैं। क्या हमारी चॉइस है कि हम बिना विचार के देख सकें?
इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो ब्रेन है हमारा, वो ऐसा नहीं है कि अभी-अभी ताज़ा-ताज़ा बना और ये हम जो सोचने की बीमारी लग गई, लगातार सोचते ही रहते हैं और पिछली मेमोरी हावी रहती है किसी भी परसेप्शन पर, किसी भी चीज़ को जब हम देखते हैं, केवल इतना नहीं है। ये जो ब्रेन बना है, ये तो पीछे से आया ना, जानवर से आया। साइंस जो कहती है ना डीएनए, कि बच्चा जैसा बना, बच्चे का जो बॉडी माइंड है, वो माँ और पिता के डीएनए से प्रभावित है। माता-पिता का डीएनए कहाँ से बना? उनके माता-पिता से। ऐसे पीछे जाते, अगर साइंस सही बोल रही है कि पहले हम मनुष्य नहीं थे, मनुष्य से पहले कुछ और प्राणी थे। तो अरे रिलिजन भी बोलता है कि पुनर्जन्म होता है और ये संस्कार ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो कभी न कभी हम जानवर भी रहे होंगे। तो तब से ये ब्रेन शेप होता रहा है और जब से मनुष्य की ये सभ्यता बनी, जब से हम सोचना सीखे, ये भाषा में सोचना सीखे, जब से मेमोरी हावी होनी शुरू हुई, तो तब से कंडीशनिंग चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये जो ब्रेन की जो मशीन है, ये और भी ज़्यादा कंडीशन्ड होता जा रहा है। मतलब हमारी जो दिमाग की मशीन है, एक तरीके से और थोड़ा-थोड़ा विकृत होती जा रही है। अब हम क्या करें? तो क्या कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो सीधे देख सकते हैं? इसको कृष्णमूर्ति जी इस तरह भी कहते हैं कि एक माइंड है और एक ब्रेन है और इसी इसी थ्रेड को मैंने यूज़ किया। एक किताब मैंने लिखी थी डांस ऑफ द बी, उसमें भी मैंने यही बात लिखी कि माइंड है अनंत, अनंत इन्फिनिट और टाइमलेस। उसपे उसपे ये मेमोरी वगैरह ये सब लागू नहीं होता। एकदम क्लीन वो मेमोरी को यूज़ कर सकता है, लेकिन अपने आप में वो एकदम प्योर एनर्जी है। अब वो ईज़िली एक्सेसिबल नहीं है, वो अलग बात है। और वो जो माइंड है, उसको माइंड कहते हैं कृष्णमूर्ति जी, वो माइंड अगर देख सके सीधे रियलिटी को, तब दिखेगा असली। लेकिन बीच में ब्रेन है और ब्रेन अगर चुप रहता एकदम, तो भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ब्रेन कभी चुप नहीं रहता, उमड़-घुमड़ पीछे की यादें, ये विचार, ये सब। तो ये जो स्क्रीन है विचारों का, इसमें से माइंड देख रहा है, इसलिए वो असली नहीं दिखता। अब मैं एक अनुभव बताता हूँ जो मेरे सामने हुआ, जब मैं ऋषि वैली में था, ये बात है 85 की। तो कृष्णमूर्ति जी वहाँ आए हुए थे, इसीलिए मैं गया भी था वहाँ। किसी ने बोला कि कृष्णमूर्ति जी से मिलना है, तो या तो उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं 3-4 दिन की और तो काफ़ी महँगी होती हैं और 3-4 ही दिन की होती हैं। मैंने कहा 3-4 दिन नहीं यार, कि फिर वहाँ टीचर बन जाओ, हो सके तो। तो ख़ैर ये लंबी कहानी है लेकिन मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मुझे ले भी लिया। तो 85 सितंबर से लेकर के 87 मार्च तक मैं वहाँ रहा, ऋषि वैली में। तो 85 में पहले वो बनारस आए, वहाँ भी एक स्कूल है, ये कृष्णमूर्ति स्कूल। उसके बाद वो ऋषि वैली आए और 41 दिन हमारे साथ रहे। तो उस बीच की एक घटना, वो शाम को घूमने जाते थे और उनके जाने के आधे घंटे बाद मैं भी जाता था। वो करीब उस उम्र में भी डेथ के 1 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 90 प्लस हो गए थे वो। तो वो 3 किलोमीटर तभी भी जाते थे इधर और फिर वापस। उनके साथ 5-7 लोग और भी होते थे, वो ज़रा थोड़ा डिस्टेंस रखते थे, क्योंकि कृष्णमूर्ति जी खुद ही बात करें तो अलग बात, नहीं तो बात करना पसंद नहीं करते थे उस समय, घूमते समय।
तो मैं आधे घंटे बाद इसलिए जाता था कि तब वो रास्ते में मिलते थे, उधर से आ रहे होते थे, तंग सी सड़क थी और मैं नमस्कार करता था। और वो ये नहीं कि नमस्कार, खड़े होकर के ऐसे आँखों में देख के नमस्कार करते थे। बस वो मेरा इनाम होता था कि नमस्कार, और वो नमस्कार करते थे। वो इसके लिए मैं आधा घंटा बाद जाता था। तो उस दिन क्या हुआ, मैं शायद कैंटीन की तरफ जा रहा था और ये इन लोगों का टाइम हो गया था घूमने का। तो ऐसे सड़क थी और यहाँ पे तब ऐसे मुड़ रही थी। तो जहाँ पे मोड़ है, वहाँ पे ये ऋषि वैली के कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल के अंदर। तो जहाँ पे मोड़ है, वहाँ पे एक पेड़ था। इतना मोटा उसका तना होगा, सीधा काफ़ी ऊँचा, और उसपे सफ़ेद-सफ़ेद फूल थे। इंडियन कॉर्क ट्री था उसका नाम, हिंदी में शायद आकाशमल्ली भी बोलते हैं उसको। और उसके पेड़ के थोड़ा पीछे सूरज था। और ये लोग जा रहे थे, कृष्ण जी आगे थे, कृष्ण जी बोलते थे हम। उनके करीब 10-12 फीट पीछे 5-7 लोग थे, उनके जो क्लोज़ रहे होंगे। और अचानक कृष्ण जी ने ऐसे ऊपर देखा, उस पेड़ के नीचे जब वो गए, एकदम ठिठके, एकदम जैसे करंट लगा हो, और एकदम मुँह खुल गया उनका, मैं वहाँ से देख रहा था, और उनकी आँखें बहुत बड़ी-बड़ी हो गई, करीब शायद 10-15 सेकंड। फिर वो पीछे मुड़े और लोगों को कि सर, लुक एट दैट। उन्होंने भी देखा। उनको जो सुंदरता है, सूरज की रोशनी छन-छन करके जो आ रही थी, वो ऐसे दिखी कि एकदम स्तब्ध। तो उस क्षण में जो देखने वाला है और जो दृश्य है, वो एक ही हो जाता था उनके साथ। उनके साथ ऐसा होता था कि बीच में कुछ नहीं है, एक ही हो गए, वही वो पेड़ बन गए, वही वो सूरज बन गए। फिर जब ये सब लोग चले गए, तो मैंने देखा इधर-उधर कोई नहीं देख रहा था, मैं उस जगह मैं भी खड़ा हुआ। मैंने देखा तो मुझे कुछ ख़ास नहीं दिखा, तब मैं समझ गया कि ये असली पेड़ कैसा है, ये उनको दिखा, ये मुझे नहीं दिख रहा है। इसका कारण ये है कि उनका जो परसेप्शन है, उनका जो देखने का स्टाइल है, वो अलग है। तो शायद वो माइंड से देख रहे थे और हम लोग ब्रेन से देखते हैं, बीच में ब्रेन आ जाता है। एक और घटना, कृष्ण जी ने एक अनुभव लिखा है कहीं, ये कहाँ लिखा पता नहीं, या तो नोट कृष्णमूर्तिज़ नोटबुक एक किताब है उसमें होगा शायद, या कहीं और होगा। तो वो इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट किया उसको। तो सड़क पे एक आदमी सड़क रिपेयर कर रहा था, उसके हाथ में गैंती थी जिससे खोदते हैं, और वो खोद रहा था। उसके पास एक पेड़ था, कुछ चिड़ियाँ थी। तो ये मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया। तो कृष्ण जी कहते हैं कि एक आदमी सड़क बना रहा था और वो आदमी मैं था। ऐसा लगा उनको कि ये आदमी भी मैं हूँ, ये सड़क भी मैं हूँ, उसकी जो गैंती पिकैक्स वो भी मैं था। उस आदमी के पास एक पेड़ था, वो पेड़ भी मैं था। चिड़िया, धूल, शोर, वो सब मैं था। मैं सब में था और सब कुछ मुझ में था। सजीव, निर्जीव, पहाड़, कीड़ा, जितना कुछ था, मुझे कि ऐसा अनुभव हुआ कि उन सब में मैं हूँ या वो सब मेरे में हैं, कोई डिस्टेंस नहीं है। ऑब्ज़र्वर और ऑब्ज़र्व्ड, जो दृश्य है और जो देखने वाला है, दोनों एक ही हो गए, ऐसा उनको लगा। ये मिस्टिकल एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि जिसको सहज समाधि कहते हैं, कुछ वैसी स्टेट में रहते थे कृष्णमूर्ति जी, आम ज़िंदगी में कभी भी, कुछ भी करते हुए। यानी कि माइंड और जगत के बीच में
ब्रेन नहीं आ रहा है, ब्रेन नहीं आ रहा है, तो एक हो गए। और यही तो उपनिषद भी कहते हैं ना। उपनिषद क्या कहते हैं, ईशोपनिषद में है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो सब प्राणियों को आत्मा की तरह देखता है और आत्मा को सब प्राणियों में देखता है, तो वही असली देखना है। इसमें क्या है कि वो किसी से घृणा नहीं करता, क्योंकि वो तो सब मैं ही हूं। लगभग वैसा ही एक्सपीरियंस है कि जो सड़क खोदने वाला आदमी है, मुझे लगा कि वो मैं ही हूं, और उसका पिकैक्स वो भी मैं हूं, उसके पास जो पेड़ है वो भी मैं हूं, चिड़िया, धूल, शोर, ये सब। तो ये जो एक्सपीरियंस है इस तरीके का, ये नेचर के लिए है। ऐसे ही इंसानों के लिए अगर हो जाए कि पति पत्नी का झगड़ा हुआ था कल शाम को, तो उनमें से एक अगर ऐसा हो, तो तब उसका झगड़ा तो इतना ज्यादा नहीं होगा। तो मान लीजिए कि पति ने कुछ बोल दिया था पत्नी को, लेकिन पत्नी इस प्रकार की है, वो माइंड से देख सकती है। तो सुबह जब पति जी आए, कल की घटना से आवेशित, पत्नी ने पति को देखा एकदम नया इंसान, पीछे का इतिहास नहीं, एकदम मुस्कुराई कि अच्छा अच्छा बन रही है चाय। तब क्या होगा, पति का जो बचा हुआ भी है एकदम ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि जो पत्नी की नजर है वो एकदम अलग प्रकार की। ऐसा रिलेशनशिप में हो जाए तो कहीं नफरत ही ना हो, पीछे की कोई याद नहीं। उस याद को जब हम यूज करना चाहें तो वो है, अवेलेबल है। लेकिन ये नहीं कि अपने आप हो, जैसे कमरे में ना चीजें सब रखी हुई हैं व्यवस्थित, जब आपको जो चाहिए वो मिल जाएगी। जैसे किताबें रखी हुई हैं यहाँ शेल्फ में, अब ये सारी किताबें अगर मंडराती रहें सारे कमरे में, अव्यवस्था है ना, या कोई रोज इनको तितर बितर करता रहे, कुछ ऐसा हमारा ब्रेन है, ऑर्डर्ड नहीं है। कृष्णमूर्ति जी अक्सर बोलते थे ऑर्डर्ड ब्रेन। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि क्वांटम फिजिक्स के बाद जो और आगे रिसर्च हुई, तो उससे पता चला कि जो प्रकृति है ये सब, इसकी असली जो प्रकृति है वो वेव है, ये तरंग है सब, ऐसा फिक्स नहीं है। हमको ऐसा दिखता है, लेकिन सब ये तरंगित है, सारी तरंगे हैं, सब तरंगे आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं। सारा ब्रह्मांड तरंगी तरंग है, लेकिन जब हम देखते हैं तो वो पार्टिकल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन तरंग है, लेकिन आप जब देखते हो उसको तो फिक्स हो जाता है, पार्टिकल हो जाता है। तो हम प्रकृति की पार्टिकल नेचर को ही देख सकते हैं, तरंग नेचर को नहीं देख सकते। हालांकि कृष्णमूर्ति जी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, पर मैं वैसे ही कह रहा हूं कि वैसे भी हमारा जो असली रियलिटी है उसको तो हम वैसे भी नहीं देख सकते। हमारी जो आंख बनी है वो तरंग की तरंग के रूप में नहीं देख सकती। तो हमारा ब्रेन रीशेप करता है उस तरंग को, पार्टिकल बनाता है पहले। तो एक वैज्ञानिक था, शोरडिंगर, शोरडिंगर, SCHRODINGER। इनको नोबेल अवार्ड भी मिला था 1933 में। और उसने उपनिषद पढ़े, बहुत ज्यादा प्रभावित कि यहाँ असली ज्ञान है। और उसने कहा कि भाई मेरी जो असली इक्वेशन है वो ये है कि आत्मा बराबर ब्रह्म, आत्मा बराबर
ब्रह्म, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। जो ब्रह्म है वही हमारी आत्मा भी है। इनको नोबेल अवार्ड भी मिला था। तो बहुत ज़्यादा प्रभावित था उपनिषद से। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बार-बार कृष्णमूर्ति जी पूछते थे, ये ब्रेन बदल सकता है क्या? पर उनका ये किसी मेथड पे विश्वास नहीं था। मेडिटेशन के जो मेथड्स हैं, इन पे विश्वास नहीं था। तो वो बोलते थे ऑब्ज़र्व करो तुम कैसे देखते हो, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा ब्रेन कैसे काम करता है, और उस ऑब्ज़र्वेशन से ब्रेन बदल जाएगा। बहुत डीप ऑब्ज़र्वेशन से ब्रेन बदल जाएगा। वैसे वो बोलते रहते थे कि कभी भई तुम अपने को टाइम देते हो, कभी चुपचाप रहते हो। पर उनका मुख्य ये था कि चुप होके मन में क्या चल रहा है उसको देखते रहो। तो उसके देखने से शायद ये जो विचार हैं ये कम होंगे और ड्रॉप होने शुरू होंगे। अगर ये बार-बार, बार-बार होने लगे तो शायद हमारा जो ब्रेन है वो यंग होना शुरू हो गया होगा। क्योंकि ब्रेन कई सदियों सदियों की कंडीशनिंग से जर्जर हो गया है। इस ब्रेन को नया किया जा सकता है। न्यूरोलॉजी में इसको बोलते हैं अभी न्यूरोजेनेसिस, कि नए न्यूरॉन्स बन सकते हैं। तो साधना से वही होता है। अब वो बहुत एडवांस बात है कि सिर्फ़ देखने से ही बदल जाएगा, किसी-किसी का ही हो पाएगा। बाकी हम जो साधारण लोग हैं, मेरे ख़्याल से धीरे-धीरे होगा। मेरा तो कबीर साहब पे ज़्यादा विश्वास है। कबीर कहते हैं, धीरे-धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े ऋतु आए फल होए। बहुत धीरे-धीरे, क्योंकि नहीं तो कोई आशा है नहीं ना। आम आदमी तो फिर होपलेस हो जाएगा कि भई पहले तो देखो क्या चल रहा है, दिखता ही नहीं है ढंग से। दिख भी जाए तो चुप हो जाएँगे थॉट्स, कभी-कभी हो भी जाएँगे, लेकिन बहुत बार तो नहीं होंगे। तो किसी-किसी के लिए यूज़फुल हो सकती है उनकी एडवाइस, लेकिन ज़्यादातर के लिए तो ये जो स्लो मेडिटेशन है मेरे ख़्याल से यही काम करेगा। हालाँकि जो सत्य-पठान सूत्र है उसमें ये सब है। साँस को ऑब्ज़र्व करो, शरीर को ऑब्ज़र्व करो, उसके बाद मन को ऑब्ज़र्व करो। तो जो चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना है, कुछ-कुछ वही बात कृष्ण जी भी करते हैं। और जैसे बुद्ध कहते हैं हर समय, ये नहीं कि बैठे-बैठ के, हर समय, वही कृष्ण जी भी बोलते हैं, ऑल द टाइम अपने को ऑब्ज़र्व करते जाओ। तो फिर आशा ये है कि ऐसा करते कृष्ण जी तो बोलते थे कि समय नहीं लगता, टाइम पे विश्वास मत करो कि भविष्य में होगा, अभी, इसी क्षण। तो ख़ैर, इसी क्षण, और ऐसे करते हुए अगला क्षण जो है फिर इसी क्षण, ऐसे करते-करते हर क्षण में हम जीना शुरू कर दें, तो धीरे-धीरे टाइम तो लगेगा ना, ब्रेन तो न्यूरॉन से बना है, एकदम तो नहीं बदलेगा। ड्रामेटिक बदलाव आता है एनडी वालों में, नियर डेथ एक्सपीरियंस वालों में, या अचानक जिसकी समाधि लग जाए, बिना कुछ किए। शायद कृष्णमूर्ति जी को भी ऐसा ही हुआ था, अचानक। तो उस समय बहुत तेज़ी से ब्रेन बदल जाता है। एकदम कुछ ही मिनटों में कुछ का कुछ हो जाता है। लेकिन स्लो मेडिटेशन से भी ऐसा होता है, समय तो लगेगा। और फिर आशा ये है कि ऐसा कभी हो जाए, सहज समाधि जैसी स्टेट हो जाए कि ब्रेन दखल ही ना दे। हमारी सारी मेमोरी अवेलेबल है, लेकिन हम चाहें तो उसका यूज़ ना करें। ऐसा जब हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो परसेप्शन है, जो जो दिख रहा है, उसमें कोई मिलावट नहीं। जो देखने वाला है, वो एकदम आत्मसात हो गया उसके साथ, दृश्य के साथ एक ही हो गया, बिल्कुल एक ही हो गया। 2 ना रहें, ऐसा लगे, ऐसा तभी लगेगा जब बीच में ये मेमोरी नहीं होगी। ऐसा होगा तब रिलेशनशिप्स बहुत ही कमाल के होंगे, क्योंकि हम पुरानी डेफ़िनिशंस
का उपयोग नहीं करेंगे। नए सिरे से जैसे रोज़ नए सिरे से मिल रहे हैं किसी इंसान को। हस्बैंड-वाइफ हैं, उनकी शादी हुए 15 साल हो गए, लेकिन रोज़ जब मिलें तो जैसे नया इंसान हो, तब ऐसा होगा।